नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन इकोनॉमिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। नजर डालते हैं इस वक्त की मार्केट की प्रमुख अपडेट्स पर। सप्ताहांत के बाद सोमवार को बाजार खुलने पर उसमें मजबूत उछाल के बाद मामूली तेजी का रुख देखा गया। निरंतर विदेशी निवेश और देश का व्यापार घाटा कम होने के बीच घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को भी तेजी का दौर जारी रहा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 70.75 अंक चढ़कर 38,095.7 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35.35 अंक उछलकर 11,462.20 के स्तर पर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 230 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 11,500 के अंक के करीब पहुंच गया है। कारोबारियों के अनुसार अन्य एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख से भी घरेलू शेयर बाजार को समर्थन मिला है। निर्यातकों के मुताबिक व्यापार घाटा कम होने और विदेशी पूंजी के निरंतर निवेश से निवेशकों की धारणा को बल मिला है। शुक्रवार को सेंसेक्स 269.43 अंक मजबूत होकर 38,024.32 के स्तर पर और निफ्टी 83.60 अंक उछलकर 11,426.85 के स्तर पर बंद हुआ था। विदेशी पूंजी के निरंतर निवेश और वैश्विक बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी से ये रुपया आज सोमवार को शुरुआती कारोबार से डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 68.93 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। मुद्रा डीलरों ने कहा कि भारत का व्यापार घाटा कम होने और निर्यातकों की ओर से डॉलर की बिकवाली से रुपए को समर्थन मिला है। शुक्रवार को रुपया 24 पैसे की बढ़त के साथ 69.10 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी वाला सोना 150 रुपए गिरकर 31,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसमें 105 लॉट का कारोबार भी हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गिनी और भारत के द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि पर जोर दिया है। उन्होंने गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिम कसोरी फोफना का स्वागत करते हुए कहा कि हालिया उच्च स्तरीय यात्रा से भारत गिनी द्विपक्षीय संबंधों को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत और गिनी का द्विपक्षीय व्यापार 90 करोड़ डॉलर हो चुका है। गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिम कसोरी फफोना 10 दिनों की भारत यात्रा पर आए हैं। कोविंद ने विश्वास जताया है कि गिनी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। भारत गिनी द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 90 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि 67,82,000 से ज्यादा किसान पीएम किसान योजना के फायदे से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने इसकी वजह पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दिल्ली ने अपना ब्यौरा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड नहीं करना बताया है। इन तीनों प्रदेशों के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और लक्षद्वीप में पीएम किसान योजना का पैसा पात्र किसानों को ट्रांसफर नहीं किया गया है, क्योंकि अपलोड किए गए आंकड़ों की जांच नहीं की गई। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की डायरेक्टर बेनिफिट योजना पीएम किसान योजना की घोषणा की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये रकम 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को साल भर में 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। सरकार की ये योजना दूसरी किश्त भी अप्रैल में देने की योजना है। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार को चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं रमेश पुरोहित। रमेश, प्रधानमंत्री किसान योजना की हम बात कर रहे हैं। अगर कंपेयर करें, अगर पिछली सरकार की जो किसान योजना थी और अभी प्रधानमंत्री की किसान योजना है, तो क्या कुछ अंतर हम देख सकते हैं? अगर जमीनी तौर पर बात करें तो कितना फायदा मिला है किसानों को? जहाँ तक किसानों का मसला है, किसानों की हितों की रक्षा का सवाल है, आपने
जो पिछली सरकार की तुलना की जो बात कही है, तो यूपीए सरकार में किसानों की कर्ज माफी जो है 70,000 करोड़ के आसपास जो है करी थी। तो उस जमाने में भी जो है कांग्रेस उस योजना का अभी तक जो है दावा करते हुए ये बताती है कि यूपीए सरकार मतलब कांग्रेस जो किसानों के हितैषी है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के लिए जो एक योजना जो जारी करी है, पीएम किसान योजना, इसमें साल में जो है 6,000 रुपए किसानों के सीधे बैंक खातों में डालने की जो है व्यवस्था की गई है। हर जो है 4 महीने बाद में 2,000 रुपए है उनके जो है किसानों के जो खातों में जमा करवाई जाएगी। तो निश्चित रूप से यह जो योजना है पिछली सरकार की तुलना में अगर करें तो एक अलग तरह की योजना सामने आ रही है। और बीजेपी हमेशा से किसानों के हितों का दावा करते हुए कहती है कि इन 5 सालों में किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है, तो चाहे उनके खाद बीज की बात हो या भूमि से जुड़ी हुई अन्य जो योजनाएं किसानों के लाभ के लिए, उनके आर्थिक दशा को सुधारने के लिए जो की गई है, उससे उसको फायदा मिलेगा। मैं बता दूं कि यह मुद्दा अब क्या है कि पिछले कई दिनों के बाद राजनीतिक मुद्दा बन गया। आर्थिक मुद्दा तो था ही, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया था। लेकिन अब पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, विशेष करके 1.5-2 साल से, कि कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही थी और वो उन सवालों को उठा रही थी कि यह जो सरकार है किसान विरोधी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो योजनाएं लागू की है उसका असर अब शुरू हुआ है कि रमेश, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जैसे कि आपने सही बताया, कांग्रेस जो है लगातार विपक्ष जो है हमला कर रही है प्रधानमंत्री की किसान योजना पर, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कांग्रेस खुद कांग्रेस शासित जो राज्य है उसमें इस किसान योजना का समर्थन नहीं करते आ रही है। ये बात सही है आपकी, और यही आरोप जो है बीजेपी वाले लगा रहे हैं, चाहे पंजाब का मामला हो या मध्य प्रदेश का हो, या अभी जो 3 राज्यों में जो सरकारें बदली है और उनके जो 2 महीने का जो 2.5 महीने का जो कार्यकाल रहा है उसको तो आधार बनाते हुए बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जब इन 3 राज्यों में किसानों के मुद्दों को लेकर के यह लोग सरकार बना लिए है, जीत के आ गए हैं, लेकिन अभी तक इन 2 महीनों में कुछ नहीं किया। ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना की तो बात कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि तो केंद्रीय जो कृषि मंत्री है राधा मोहन सिंह, उन्होंने भी यही बात कही है 2 दिन पहले कि 67,82,000 से ज्यादा जो किसान है वो इस फायदे से वंचित हो जाएंगे। कारण उन्होंने ये बताया कि जिन राज्यों ने अभी तक अपलोड नहीं किए अपने जो आंकड़े या अपने जो दस्तावेज सबमिट नहीं किए, उस कारण से वो जो किसान जो लायबल है, जो इस योजना का फायदा जी बिल्कुल रमेश, इसी पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसमें तो ये बोला गया है कि लगभग 3 करोड़ जो किसान हैं उनको इस स्कीम का जो है फायदा मिला है, लेकिन दूसरी ओर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ही बोला है कि करीब 68 लाख जो किसान हैं वो इस सेवा से वंचित रह जाएंगे क्योंकि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। नहीं, जागरूकता की तो कमी है। किसान बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वो इसमें जो है इस योजना से बाकी नहीं हुआ कि ज्यादा समय नहीं हुआ इस योजना को, तो प्रचार प्रसार का अभाव कह लो या गांव में इस योजना का जो जानकारी होनी चाहिए थी उनको वो ना मिली हो। लेकिन जो कारण जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से वो ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल, मेघालय और लक्षद्वीप, ये जो राज्य है उन्होंने पात्र जो किसान होते थे, जो उस योजना के फायदे लेने वाले होते थे, उनके डेटा को जो है अपलोड नहीं किया गया, जिसके कारण से उनके आंकड़ों की जांच न होने के कारण उस तकनीकी जो प्रशासनिक जो अड़चन आई उसके कारण से ये जो 68 लाख है। जी रमेश, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी एक कारण मान सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में भी कुछ ना कुछ मतभेद या भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। भ्रष्टाचार की तो बात एक दूसरा विषय है, लेकिन मैं बता दूं कि इस बहुत कम समय में क्योंकि अधिकारियों के ऊपर भी एक तरह का जो प्रेशर है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के जो नाम है या जो उस योजना में फायदा उठाने वाले जो किसान है उनके डेटा को जल्दी से जल्दी उस
जगह तक। अब आप देखो कि 68 लाख किसानों, तो 68 लाख की संख्या तो कम नहीं होती, फिर वो पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरते हैं, कौन उसके पात्र है और कौन अपात्र है, यह भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो प्रशासनिक जो मशीनरी है उसके ऊपर भी इस बात का दबाव रहता है कार्य करते समय कि उस योजना में जो पात्र जो किसान हो वो इसका फायदा उठाए। तो नेचुरली तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी कम इजी टास्क नहीं है। लिहाजा जो समय पर और उनके आंकड़े वहां पर उपलब्ध नहीं है, इस कारण से वो जो किसान है वो इस योजना से जो है लाभान्वित होने से बच रहे हैं। यही बात है जो राधा मोहन सिंह ने कही है। जी बिल्कुल रमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीएसटी परिषद की आज होने वाली 34वीं बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी की घटी दरों के क्रियान्वयन समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बैठक में केवल उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा जिन पर निर्णय लिया जा चुका है और उन्हें अमल में लाया जाना है। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी की ओर से जो दरें कम की गई है उनके क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श की आज संभावना है। आचार संहिता लागू होने के कारण दरों में फेरबदल से जुड़ा कोई भी मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं है। जीएसटी परिषद ने अपनी 24 फरवरी को ही बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट्स पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% और सस्ते आवासों पर दर को कम करके 1% कर दिया था। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। साथ ही परिषद की इस बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े नए नियमों पर अपनी मंजूरी देने की उम्मीद भी की गई है। भारतीय व्यवसायी मुकेश अंबानी दुनिया भर की स्पोर्ट्स टीमों के सबसे अमीर मालिकों में नंबर 1 पर आ गए हैं। फोर्ब्स की जारी की गई लिस्ट में मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। वे इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस टीम के मालिक हैं। फोर्ब्स ने सूची में कुल 20 लोग को शामिल किया है। इसके मुताबिक पिछले साल की तुलना में 13 टीम मालिकों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। 5 की संपत्ति में कुछ कमी आई है, जबकि 2 की संपत्ति ज्यों की त्यों बनी है। 3,60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले अंबानी ने 2008 में मुंबई इंडियंस टीम खरीदी थी। लिस्ट में एनबीए टीम लॉस एंजलिस क्लिपर्स के मालिक स्टीव वॉल्मर दूसरे और ऑटो रेसिंग टीम रेड बुल के मालिक डिएट्रिच मार्टिशेज तीसरे स्थान पर हैं। वित्तीय संकट से जूझ रही निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उसने अबू धाबी से सारी उड़ानें सोमवार से अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी है। आपको बता दें, एयरलाइन ने इसकी वजह ऑपरेशनल बताई है। पट्टे पर लिए गए विमानों का किराया नहीं चुका पाने के चलते उसने 4 और विमान खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ कंपनी अब तक 41 विमानों का परिचालन बंद कर चुकी है। वित्तीय संकट में फंसी जेट एयरवेज पूंजी जुटाने के तरीकों पर विचार कर रही है। कंपनी के मुताबिक ये विमानों को पट्टे पर देने वाली कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रयास की जा रही है। साथ ही उन्हें उनसे अवगत भी करा रही है। जेट एयरवेज के बेड़े में 119 विमान फिलहाल शामिल है। किसी नीलामी के लिए डुगडुगी बजाकर या मुनादी लगाकर जनता को आकर्षित करने के अपने फायदे होते होंगे, पर बाजार विनियामक सेबी को लगता है कि ये तरीके बीते जमाने की बात हो गए हैं और आज के समय में नए तरीकों से अधिक अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सेबी ने वसूली के तेज और प्रभावी तरीकों को अमल में लाने के लिए सरकार को नियमों में आवश्यक संशोधन करने को कहा है। बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को शुल्क भरने में चूक करने या आदेश के अनुसार भुगतान न करने वाली इकाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली करने के अधिकार है। मंत्रालय ने सेबी के सुझाव के जवाब में कहा कि आईटी अधिनियम के वसूली के प्रावधानों को सेबी अधिनियम के तहत संशोधित किया जा सकता है और यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। आपको बता दें, बाजार विनियामक बोर्ड सेबी को यह लगता है कि जिस तरीके से वसूली की जाती है वो बीते जमाने की बात हो गए हैं और आज के समय में नए तरीकों से अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सेबी ने वसूली के तेज और प्रभावी तरीकों को अमल में लाने के लिए
सरकार को नियमों में आवश्यक संशोधन करने को कहा है। साथ ही बाजार विनियामक बोर्ड, जो कि सेबी शुल्क भरने में चूक करने, आदेश के अनुसार भुगतान न करने वाली इकाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली करने के अधिकार हैं। सेबी के इस सुझाव में मंत्रालय ने जवाब में कहा है कि आईटी अधिनियम के वसूली के प्रावधानों को सेबी अधिनियम के तहत संशोधित किया जा सकता है और यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है रमेश पुरोहित जी। रमेश, सेबी की हम बात कर रहे हैं, सेबी जो है वसूली करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से सेबी ने अभी ये बोला है कि वो पुराने जो उनके जो फॉर्मेट है, पुराने तरीकों से बोर हो गया है, नए तरीके वो आजमाना चाहता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि आपको जो व्यवसाय जगत जिस तेजी की गति से बदल रहा है, उसके तौर तरीके भी बदल रहे हैं जी। डिफॉल्टर होना एक जो है सामान्य प्रक्रिया है। आर्थिक सेक्टर में जो काम करता है, बिजनेस में जो काम करता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, और कभी कभी वो उसके पैसे डूब भी जाते हैं। तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं, किसी से कर्ज लेते हो और समय पर नहीं चुका पाते हो, तो वो जो है जो पैसा देने वाला होता है, वो उसको भी लेने के जो तौर तरीके हैं वो अलग तरह के हैं। हम तो सुनते हैं, देखते हैं, कोई जमाना था कि गाँव में जब कभी भी कोई डिफॉल्टर होता है या कुर्सी होती है, कोई नीलामी होती, तो गली मोहल्ले में जो एक चुकी है या ढोल है या ऊपर के बजाते आते थे लोग और एक वो जानकारी देते थे, तो वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये एक पुरानी परंपरा है, लेकिन अब चूंकि सारा जो है व्यापार वाणिज्य बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, तो सेबी ने भी सरकार को एक इस तरह का एक प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि ये जो नीलामी और ये पैसे जो उगाई का जो तौर तरीका, उसमें कुछ बदलाव लाया जाए। तो उन्होंने को कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें कि मुनादी और ये जो कहना चाहिए कि लोगों के द्वारा ढोल बजा करके किसी को कहना, तो आज की दृष्टि में अगर देखा जाए, वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें, तो एक अटपटा सा लगता है। किसी गली के मोहल्ले में कोई व्यक्ति जाके ढोल घर के बाहर ढोल बजावे और ये नीलाम हो जाएगा, उससे क्या होता है कि आर्थिक और जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा वो कहीं कहीं संदेह के दायरे में भी आ जाती है। जी बिल्कुल रमेश, तो कौन से नए नियम लेके आ रही है सेबी जिससे कि जो है लोगों को जागरूक किया जा सके, अपडेट रहे लोग? तो उसके लिए उन्होंने कुछ सुधार यो दिया कि आईटी जो अधिनियम है उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो उन सुधारों में जो लेनदार है, जो देनदार है, उसी तक की बात सीमित रहे। सार्वजनिक रूप से जो है आप जो इस तरह की अगर बात करते हो तो कहीं न कहीं दिक्कत जरूर पैदा होती है। दूसरा, ये हालांकि सेबी ने ये जो बातें कही है, वो इन अधिकारियों की समीक्षा के समय में नीलामी के दौरान अपनाए जाने वाले जो पुराने तरीके हैं उनके बदलने की बात कही थी। जैसे सेबी का जुर्माना, शुल्क वसूली की राशि या रिफंड के आदेश के संबंध में वसूल की जो नए नियम तैयार करने के लिए वित्त मंत्री से हालांकि सरकार भी इस मामले में जो है प्रयास कर रही है, बातचीत कर रही है कि कौन कौन से ऐसे सुधार है जिनको लागू करके ये जो परंपरागत जो तौर तरीके इनमें बदलाव लाया जाए। जी बिल्कुल रमेश, अगर नए बदलाव आते हैं, नए चेंजेस आते हैं मार्केट में, तो किस तरीके से देखा जाएगा मार्केट में? इस तरीके को कैसे देखा जाएगा? क्या सेबी को क्या कुछ प्रॉफिट हो पाएगा? क्योंकि सेबी जो है उसने नए नियम इसलिए निकाले हैं क्योंकि उसको काफी लॉस हो रहा है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, बदलाव का हिस्सा है। जिस तरह से वातावरण बदल रहा है, आर्थिक और सामाजिक परिवेश बदल रहा है, उसमें आपको जो लेनदार से जो पैसा लेने की तो प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। परंपरागत तरीके पुराने हो चुके हैं। अब जो जमाना जिस एक गति से आगे बढ़ रहा है उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। लिहाजा सेबी ने भी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास में इस तरह का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो नीलामी की प्रक्रिया या कुर्की की जो प्रक्रिया है या पैसा उगाने के लिए जो बातें जो परंपरागत तरीके से काम में लाई जा रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा बदलाव लाया जाए तो काफी कुछ हद तक डूबा हुआ जो होता है वो वापस मिल सकता है। जी बिल्कुल रमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार अपने 5 साल पूरे कर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। इन 5 साल में देश ने आर्थिक और व्यावसायिक जगत में क्या उपलब्धियां हासिल की है? राजनीतिक हलकों में भले ही ये बहस का विषय हो, लेकिन उद्योग और व्यावसायिक क्षेत्र ने इसे संतोषजनक माना है।
उनका मानना है कि इन 5 सालों में भारत विश्व जगत में आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। घरेलू क्षेत्र में भी निवेश में वृद्धि, महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार में अवसरों का बढ़ना और आधारभूत संरचनाओं के विकास ने देश के अर्थतंत्र को मजबूत किया है। कि आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ और उसका कारण ये रहा है कि इस सरकार का विदेशी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनसे संबंध मित्रतावश बढ़े हैं और ये भी एक कारण रहा है। और दूसरा, नियमों को बहुत सरल बनाया है जिससे निवेश बढ़ा है और निवेश बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, वो रोजगार को बढ़ाती हैं और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखें तो उसमें एक अच्छी बढ़त हुई है। ये इस बात का द्योतक है। नागर विमानन महानिदेशालय ने हवाई किराए में हाल ही के दिनों में हो रही बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए आज विमानन कंपनियों की बैठक बुलाई है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब जेट एयरवेज के विमानों का खड़ा होना जारी है और उसने काफी संख्या में अपनी कई उड़ानें रद्द की है। 13 मार्च को इथियोपिया में बोइंग 737 मैक्स 8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद डीजीसीए ने स्पाइस जेट के ऐसे सभी 12 विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। ऐसे में भारतीय बाजार में हवाई किराए में वृद्धि होना शुरू हो गया है। आईडीबीआई बैंक अब प्राइवेट बैंक बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे प्राइवेट बैंक का दर्जा दे दिया है। केंद्रीय बैंक का यह फरमान इस साल 21 जनवरी से लागू हो गया है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक को रेगुलेटरी मकसद से प्राइवेट बैंक की श्रेणी में रखा गया है। आरबीआई ने कुछ बैंकों को अहम बैंकों की श्रेणी में भी रखा है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी प्रीमियम सेडान कार ऑक्टिविया का कॉर्पोरेट संस्करण पेश किया है। शोरूम में इसकी कीमत 15,69,000 रुपए से शुरू है। कंपनी के अनुसार 1.4 TSI MT पेट्रोल इंजन ऑक्टिविया कॉर्पोरेट संस्करण की कीमत 15,59,000, जबकि 2 TDI MT डीजल इंजन की कीमत 16,99,000 रुपए रखी गई है। स्कोडा का दावा है कि 1.4 TSI पेट्रोल इंजन कार 150 PS का पावर जनरेट करती है और 16.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। व्हाट्सएप और नेस्कॉम फाउंडेशन मिलकर फेक न्यूज को फैलाने से रोकेंगे। इसके लिए दोनों लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप ने कहा है कि इस समझौते के तहत देश के करीब 1 लाख लोगों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्हें झूठी खबरों की पहचान करने का तरीका और व्हाट्सएप पर सुरक्षित रखने के टिप्स भी बताए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में असल जिंदगी की कहानियों और टूल के माध्यम से फॉरवर्ड किए गए मैसेज की जांच करने के बारे में अवगत कराया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड की इस सप्ताह बैठक होगी। इसमें बाजार से 20,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाने की समय सीमा को बढ़ाकर 2019 और 2020 के वित्त वर्ष के अंत तक किया जा सकता है। पिछले साल दिसंबर में बैंक के शेयरधारकों ने अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम FPO सहित विभिन्न तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी। बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक 22 मार्च को होगी और इसमें पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 किया जाएगा। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में अनूठी पहल की है। इसके तहत सेल ने स्टेनलेस स्टील से बने कूड़ादान उतारे हैं। भरने पर यह कूड़ादान खुद ब खुद कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को संकेत भेज देगा। सेल के इस कूड़ेदान से बने स्मार्ट गार्बेज स्टेशन की शुरुआत दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस से होने जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।